Today we are starting with physical properties of कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। अब आपको आइडिया लग में क्या होगा कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है ना। अब इसमें भी स्टार्टिंग वाले जो मेंबर्स हैं वो आप लोगों के लिक्विड हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बात कर रहे हैं स्टार्टिंग के मेंबर्स की तो अप टू 10 कार्बन, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है C10 तक, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये कलरलेस लिक्विड है। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो यही है, दीज आर कलरलेस लिक्विड। लेकिन जो हायर वंस हैं वो वैक्सी सॉलिड है। जो इसके बाद इनसे ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे वैक्स लाइक सॉलिड या वैक्सी, ठीक है जी, सॉलिड्स। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं, दैट इज फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। इनमें पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट मतलब बहुत तेज स्मेल होती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जो बाद वाले हैं C4 से लेकर के C9 तक के, उनमें बटर, रोटन या रैंसिड बटर जैसी स्मेल होती है। तो C4 से लेकर के C9 तक के जो एसिड्स हैं उनके अंदर आपके पास रैंसिड बटर मतलब जो खराब हो चुका है, रोट है ना, वो जो बड़े बड़े सड़ गया उसके जैसी स्मेल होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द लोअर मेंबर्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। बिल्कुल भूलने भी चाहिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो RCOOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ठीक है जी। और तो जो छोटे मेंबर है जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, हाँ जी, तो जो लोअर मेंबर्स है ना एसिड के, वो इजीली पानी में घुल जाते हैं, जैसे आपका HCOOH। और घुलने भी चाहिए क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस है, और दे कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, है ना। ये देखो इस तरीके से इधर आ जाएगा O कर दो, इसके अंदर आ गया, सॉरी मैंने H कर दिया। तो ये आ गया आपका O के साथ आ जाएगा इधर आपका एक H और एक H। तो ये आपके पास किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन इतना तो आप लोगों को पता होगा, जितने क्या जुड़ते जाएंगे, कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ते जाएंगे, है ना, उतना पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मोलर मास क्या हो रहा है, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो आपसे कोई पूछ ले सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज। वेरी गुड, ये आप लोगों को आ चुकी है। तो कौन ज्यादा घुलेगा, अगर ऑप्शन आ जाए पेपर में फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक या ब्यूटायरिक, तो आंसर है फॉर्मिक सबसे ज्यादा घुलेगा। चौथे नंबर पे बात आती है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है ना। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लोग बात करते हो अभी तक की, तो अभी तक अल्कोहल जीत रहा था क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बाकी सभी में इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन था। और या अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी किसी में तो वो ऑक्सीजन के बेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अल्कोहल्स में थी। लेकिन अब इनमें क्या है, इनमें डबल आ गया। ये देखो, ये लोग तो डाइमर भी बना लेते हैं, याद होगा मैंने आपको बताया था ना। तो एक तो ये आता है क्वेश्चन कि इनका जो मोलिकुलर मास है ना वो नॉर्मल से डबल क्यों बनता है, और दूसरे नंबर पे इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। मतलब अगर आप कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल को उठा लो या कोरस्पॉन्डिंग एसिड को उठा लो, सिमिलर कार्बन अल्कोहल और सिमिलर कार्बन एसिड, तो एसिड जीत जाएगा क्योंकि एसिड में अमाउंट जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। अब डाइमर दिख रहा है, जल्दी बोलिए, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर आप लोग एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास देखोगे तो वो 60 आना चाहिए, लेकिन मोलिकुलर मास 60 के बजाय आपको किसी भी मेथड से कितना मिलेगा, 120 मिलेगा।
बिल्कुल, जब भी आप किसी वैल्यू से या किसी भी प्रैक्टिकल मेथड से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड को कैलकुलेट करने बैठोगे तो किसी भी मेथड से निकालोगे तो ये हमेशा 120 मिलेगा। क्यों मिल रहा है ये 120? क्योंकि हाँ ये डायमर, तो आप तो सोचे बैठे थे आंसर 60 आएगा क्योंकि एसिटिक एसिड का 60 होता है, लेकिन ये लैब में आपके प्रैक्टिकल आएगा हायर क्लासेस में। तो ये डायमर फॉर्मेशन के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास जनरली डबल आता है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाएंगे? तो आंसर है बहुत सारे, पर नाम क्या है पहले तो ये बताओ इनका। हाँ जी ना, तो एसिडिक रिएक्शंस को पहले करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं जिनमें हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन होगा। द रिएक्शंस ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम, मतलब COOH, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? O और H, और ये सारी की सारी इसकी कौन सी नेचर को शो कर रही है? एसिडिक नेचर को। तो कर दो फिर फर्स्ट नंबर से शुरू। 5 टाइप की रिएक्शन है जिसमें पहली ये है। तो फर्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड विल क्लीवेज, और द रिएक्शंस विच आर शोइंग द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स। अब पहली रिएक्शन ऑब्वियस है, एसिड की नेचर बताने के लिए बेस को बुला लो, है ना, पर मैंने बेस की बजाय पहले नंबर पे रिएक्शन करा दी, रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स। एक ही बात है, जानते हो क्या एल्कली मेटल्स को? जल्दी बोलिए कौन कौन सी लगती है? हाँ, या एल्कली मेटल नहीं बोलना चाहते तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल भी लिख सकते हो, क्योंकि और भी कोई भी बुला सकता हूँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। तो चलो, मेरे को आपने कहा कि सोडियम को बुला लो, तो ये लो जी सोडियम। अब Na आएगा, H को हटा के खुद जुड़ जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, इधर भी 2 और इधर भी 2। और हर बच्चे को पता है मेटल प्लस एसिड ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस थी, और साथ में सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, होगी बात क्लियर? सेकेंड नंबर पे आपने बोला रिएक्शन विद बेस, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन विद बेस, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। बिल्कुल, ऊपर लिखना था मुझे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, अब लिखना है सॉल्ट और वाटर। और एक ही सॉल्ट है जो बच्चों को बड़ा पसंद रहता है, सॉरी बेस एक ही पसंद है जो बच्चों को बड़ा पसंद होता है, और वो है NaOH। इधर से क्या निकलेगा? H, इधर से क्या निकलेगा? OH, और आपके पास बन गया फिर से सोडियम एसीटेट और H2। मतलब मुझे अब कोई जरूरत नहीं पड़ रही रिएक्शन पढ़ाने की बच्चों को, वो सारे खुद ही कर सकते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है मेरे बच्चे आपके पास, वो आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। हाँ, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट पता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन से आप लोग किसी भी एसिड को टेस्ट कर सकते हो। याद करो, ये 10th लेवल पे पड़ी हुई है। क्या काम करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट? जैसे आपने कार्बोनेट में एसिड को डाला, दे विल लिबरेट CO2 गैस। हाँ, CO2 गैस। तो आप क्या क्या लिखोगे? बबल्स विल लिबरेट विद ग्रेट एफरवेंस, है ना, ए गैस लिबरेट विद ग्रेट एफरवेंस। तो इसमें 2 रिएक्शंस आपको बता देता हूं, आप चाहे एक लिख लेना चाहे दोनों लिख लेना। पर कोई पूछ ले कि एसिटिक एसिड को टेस्ट करना है तो क्या करें, तो आपने कहना है या तो कार्बोनेट डाल दो या बाइकार्बोनेट डाल दो। तो कार्बोनेट के आते ही लो जी बैलेंस कर दो इसको, H तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एक तो बन गया CH3COONA, साथ में क्या बना इधर से 2H और इधर से O, H2O, और साथ में CO2। और ये जो एरो है वो सारी बात बता देगा। CO2 के साथ जो मैंने अपर एरो लगाया है, दैट विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ए गैस विल लिबरेट विद ग्रेट एफरवेंस। ग्रेट एफरवेंस का मतलब तेज बुदबुदाहट के साथ, है ना, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकलती है। और नहीं विश्वास होता तो कोल्ड ड्रिंक में डाल के देख लेना, नमक, पता लग जाएगा। ठीक है जी। फिर इसी रिएक्शन में बाइकार्बोनेट ले चलते हैं, NaHCO3। ये लो जी, फिर से वही, इधर से H, इधर से H, इधर से O, सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट।
बस सिर्फ बैलेंस करनी है और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने कार्बोनेट डाले हैं या बाइकार्बोनेट डाले हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ए गैस विल लिबरेट हैविंग नो स्मेल नो कलर बट हैविंग ग्रेट एफरवेंस। तो ये CO2 लैब के अंदर टेस्ट ऐसे होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट आपकी लैब के अंदर है। तो सेकंड जो रिएक्शंस हैं वो आपके कौन सी हैं? रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेकंड रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब अब मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा हूं? जिनमें OH निकलेगा। तो बच्चा यही पूछता है सर ये तो एसिड है, इट कैन नॉट गिव OH, बट ये वीक एसिड है। इफ आई एम कैरिड आउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड, दे हैव टू लिबरेट OH। उन्हें OH छोड़ना पड़ेगा। ताकत वाली बात हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोहल, जिसे आप लोगों ने कहा था एस्ट्रिफिकेशन। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो रिएक्शन विद एल्कोहल, इसमें एस्टर बनता था, इसीलिए इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये रिएक्शन आज से पहले कई बार आ चुकी है, पर कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। अब CH3COOH और C2H5OH अल्कोहल एसिडिक नहीं होते। एसिडिक तो एसिटिक एसिड है, तो इधर से निकलना था H, इधर से निकलना था OH। लेकिन मेरी रिएक्शन में मैं उल्टा बता रहा हूं, और उसका रीजन है ये जो आपने एरो के ऊपर लिखा है। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, अगर मैं इस रिएक्शन में ये नहीं डालता तो ये रिएक्शन मरे मरे चलती रहती और नहीं होती, क्योंकि ये भी वीक एसिड था, ये भी वीक एसिड था। और वीक हाँ जी की लड़ाई देखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई बहुत स्लो होती है ना के बराबर होती है। इसलिए हमने एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट डाल दिया, जिसने आते ही पहले बम फोड़ा, पिटाई शुरू करी और इसका OH मांग लिया। इधर से OH निकला, इधर से H निकल गया वाटर। बाद में इसने अपना H इधर से मांग लिया, COOR। और COOR क्या होता है? एस्टर। प्लस में आ गया आपके पास में H2O। नाम अगर दोबारा सुनना चाहते हो, O के साथ कौन सा ग्रुप है? इथाइल। दूसरी साइड कितने कार्बन है? 2। इथेन। लास्ट में राजा वाला नाम OH। इथाइल इथेन OH। किसी को कोई डाउट है? नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। ये इससे पहले अल्कोहल में मिला होगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और अगर करवा दिया है तो आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने मैकेनिज्म पहले भी बोला भी। तो अगर आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन देखते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैटालिस्ट जिस रिएक्शन में होता है, रिएक्शन को हमेशा वही शुरू करवाता है ना। सबसे पहला काम किसने किया? एसिड ने किया। क्या क्या दे करके किया? H दिया, और इसने लंका में आग लगा दी, देखो है ना, H दे करके। ये H में शुरू में हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, ये एक वीक एसिड है और सामने से जो एसिड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाले का जो है हम H एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो ये H पॉजिटिव जो है वो आकर के इस लोन पेयर वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। ऑक्सोनियम आयन नाम का कुछ वर्ड बोला था क्या मैंने कभी? तो फिर हाँ बिल्कुल हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अब इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट और भी होता है, तो RC इधर भी आ गया OH और इधर भी आ गया OH, ये चीज बनती है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है O पे पॉजिटिव, और O साफ साफ कह देता है कि सर मैं ज्यादा देर तक अपने ऊपर पॉजिटिव को नहीं रखूंगा। तो इतने में अल्कोहल का जो है O वो आ जाता है। ये लो जी, ये रहा ROH, दिस इज अल्कोहल। R की जगह C2H5 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और इधर भी अगर आप कार्बन की जगह R लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ओके लो जी, मैंने R से शो कर दिया। अब साफ दिख रहा है लोन पेयर है मेरे पास,
ये इससे फटाक से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये कहता है मेरे ऊपर प्लस नहीं रहेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं। पर अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए तो नुकसान किसको हो गया? कार्बन को। तो ये जो अटैक होगा वो कार्बन पर होगा, और कार्बन पर जुड़ते ही अब जो नई कंडीशन आ रही है वो ये R, ऊपर है OH जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ये रहा OH, और इधर आपके पास आ जाएगा O के साथ एक साइड R और एक साइड आपका ऊपर प्लस लगा के नीचे लगा देते हैं H। तो ध्यान से देखो R C OH OH, R C OH OH, और किसने अटैक किया? हाँ जी, ROH, एल्कोहल ने अटैक किया। तो एल्कोहल आपको साफ दिख रहा होगा, यस और नो? लेकिन अब ये साफ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, O यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो वाला O नहीं था। हाँ, तो जब रेजोनेंस आ जाता है तो स्टेबिलिटी हो जाती है। अब होगा जी प्रोटॉन का ट्रांसफर। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, ये लीजिए यहां पे अपने करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ये लीजिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्लियर कट बात है आपके पास कि ये प्रोटॉन जो है वो आकर के शिफ्टिंग मार जाएगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इधर अपने शिफ्ट कर देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो H जो है लुट चुका है वो आकर के इसके साथ यहां खड़ा हो जाएगा, इस OH के साथ। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, जल्दी बोली शाबाश, O के पास, और H नीचे आके खड़ा हो गया OH के साथ। अब लास्ट आपके पास ये चीज बन गई R C, ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया, सही है, और इधर क्या आ गया OH, ठीक है, OR सॉरी, O के साथ में R, और नीचे बताइए जी क्या रह गया आपके पास? हाँ, नीचे रह गया OH और साथ में इसके एक H, और वो पॉजिटिव मैंने शिफ्ट कर दिया O पे। अब बताइए O पे पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो अब ये क्या चाहेगा, खुद को स्टेबल करना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से भाग जाएगा, और इसका मतलब माइनस हो गया H2O। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया आपके पास आ गया R C, ऊपर की साइड OH, और यहां पे OR। इलेक्ट्रॉन किससे लेके गया? कार्बन से। तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए शाबाश? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये कार्बन पे जो पॉजिटिव आया है इसके लोन पेयर को नीचे बुला लेते हैं, ठीक है। जैसे ही लोन पेयर अब नीचे आएगा तो कंडीशन बताइए क्या आई, R C डबल बॉन्ड OH और OR। क्या कार्बन खुश हो गया? क्योंकि कार्बन के पूरे हाथ हो गए, लेकिन टेंशन में कौन आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहता है मेरे को नहीं पता, मैं तो किसी न किसी को भगा दूंगा। तो कहीं से उधारी मांगी थी, जल्दी बोलिए। तो लास्ट स्टेप में H को रिमूव कर दो। H को रिमूव करते वक्त H को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे O को, और H यहां से चला जाएगा, और आपके पास बनेगा RCOOR। तो माइनस मैंने कर दिया H पॉजिटिव और H। एक बार इसको दोबारा से देख लो। H2SO4 ने H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव ने एसिड पे अटैक करा जिससे ऑक्सोनियम बना। ऑक्सोनियम में O ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए जिससे कार्बन पे पॉजिटिव आया, और अटैक हो गया एल्कोहल का। एल्कोहल का अटैक करते ही दो कार्बन पर OH आ गए, साथ में O पे पॉजिटिव आ गया। ना तो O पे प्लस पॉजिटिव स्टेबल है और ना ही दो OH, इसलिए हमने प्रोटॉन की शिफ्टिंग कर दी। और प्रोटॉन की शिफ्टिंग होते ही आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल अलग दिखने लग गया। वाटर के मॉलिक्यूल को निकालते ही चार्ज कार्बन पे प्लस आया, जो कि ऑक्सीजन के नीचे शिफ्टिंग होने से O पे चला गया। और लास्ट स्टेप में हमने जो उधारी मांगी थी हाइड्रोजन की वो निकाल दी। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। आपको थोड़ा सा इसको एक बार दो बार रिवाइज करवा करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये याद नहीं होगी। पर क्या एस्टर एसिड का बच्चा होता है क्या? नहीं। H इसलिए पहले नहीं निकलता क्योंकि अगर वो कार्बन के साथ बैठा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने के बाद H का निकलना इजी हो जाता है।
अदरवाइज जब इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो H क्यों जाएगा, सोच के बताओ, H कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन उस टाइम अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह हेल्प करने कौन जाता है ना, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की हेल्प करने पहुंच गया। देखो आपके, हाँ लास्ट में कोई नहीं बचा, इसलिए आप लोगों ने उसको थर्ड वाले में क्या बताओ। तो ये आपका एसिड का पहला बच्चा बन चुका है, दैट इज एस्टर। अब बच्चा नंबर 2 बनाते हैं, एसिड हैलाइड बनाते हैं। तो रिएक्शन कर देते हैं आप लोगों की इसी के अंदर। सेकंड नंबर, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 और SOCl2। और अगर मुझे कुछ बताना पड़ गया तो इसका मतलब लॉजिक फेल हो गए, और अगर आपने सारा कुछ बता दिया तो लॉजिक पास हो गए। चलो जी, एसिड की रिएक्शन करते हैं सबसे पहले PCl3 से। कोई शर्त थी क्या इसकी? वो PCl5 की थी। ये कहता है तुम मुझे OH दो, मैं तुम्हें Cl दूंगा। कितने OH है एसिड के पास? एक है, तो सामने से जवाब आया 3 दे दे। 3 के लिए इसको ट्रिपल कर दिया, इधर से OH और इधर से Cl लगा दो, पहला बच्चा तैयार है, दैट इज COCl, ऑयल क्लोराइड। और प्लस में आपका H3 और PO3, बिल्कुल जो मैंने कहा था वैसा ही चल रहा हूं। इसका नाम है एथेनॉयल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, कल भी बात चल रही थी इसकी, है ना। तो दिस इज एथेनॉयल क्लोराइड। फिर किसी ने कहा सर PCl5 से रिएक्शन कर दो, लो जी कर देता हूं PCl5 से। इसकी शर्त थी, हाँ ऑक्सीजन दे दो मेरे को, POCl3 निकलेगा ही निकलेगा। जब POCl3 को निकाल दोगे तो आपके पास में हाँ 2 क्लोरीन बचेंगे, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। तो एक तो आपका बन गया CH3COCl और एक बन गया HCl। और याद कीजिए अल्कोहल में SOCl2 को डार्जन प्रोसेस का था, हाँ, लेकिन अब मैं इसको डार्जन प्रोसेस नहीं कह रहा हूं, लेकिन कंडीशन मेरी अभी भी वही है कि SO2 निकलेगा ही निकलेगा। SO2 निकालने के लिए मैंने ऑक्सीजन को खोस लिया, 2 क्लोरीन मेरे पास बच गए और आपके पास ये चीज बन गई। आपके पास जो चीज बनी वो है COCl प्लस में SO2 और प्लस में HCl। क्लियर है मेरे बच्चों को? तो ये हाँ क्या नहीं, क्योंकि ये खुद एसिड है, एसिड को एसिड क्या खराब कर देगा, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड यहां पर बेस्ट रिएजेंट होता है किसको बनाने के लिए, ये इसको बनाने के लिए ये बेस्ट रिएक्शन है, ये मैंने नोट में डाली हुई है, ठीक है ना। और इट इज लिक्विड एंड रिएक्ट फास्टली, इसका रीजन भी बता रहा है कि ये रिएक्ट है। जो साइड में जो प्रोडक्ट आपके पास बने हैं SO2 और HCl, वो दोनों गैसियस होते हैं, इसलिए उनको हम अलग भी आराम से कर लेंगे। तो हमारे को इनकी भी इस बार कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों गैस हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद में होगी बात खत्म। तो ये आपके पास टोटल मिलाकर हो गया। फॉर्मिक एसिड इस रिएक्शन से नहीं बन सकता, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो है ना आपका रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। ये बात हमारी पहले भी हुई है, याद कीजिए, मैंने ये बात आपको रोजेल मूड में पढ़ाई थी, है ना। तो ये आपके पास टोटल मिला करके थर्ड बच्चा बनाते हैं, वो है एमाइड, और वो बनता है रिएक्शन विद अमोनिया से, रिएक्शन विद अमोनिया। तो ले आओ फिर, मेरी क्या जरूरत है, CH3COOH। अगर आप अमोनिया की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है HNH2। एसिडिक मीडियम में पहले तो ये जुड़ जाते हैं, क्यों जुड़ जाएंगे, ये एसिड है और ये बेस है। अब बताइए जी, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट सोल्ट बनेगा। अब इस सोल्ट को आप अगर गर्म कर देते हो तो इधर से OH और इधर से H निकलने के बाद वाटर निकल जाता है और मेरे पास बनता है एमाइड। इसका नाम है एसिड एमाइड और वैसे नाम है इथेन एमाइड, कॉमन नेम
एसिटामाइड, एसिटिक एसिड से बन गया एसिटामाइड। ठीक है जी। और उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है चौथे बच्चे को बनाने की, और वो है डिहाइड्रेशन। क्या था जी डिहाइड्रेशन? पहले तो ये होता है पानी का निकलना, और पानी को निकालने के लिए प्यासे बुलाए थे। यहां पे जो पंच प्यासों में एक था कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4, हाँ P2O5। तो अगर P2O5 के साथ आप एसिड को गर्म कर देते हैं तो एक एसिड देगा H, दूसरा देगा OH, और आपके पास मिलकर के बनेगा एनहाइड्राइड। इसको देखोगे जोड़कर तो CH3COOCO और माइनस कर देते हैं H2O। कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड और IUPAC नेम है एथेनोइक एनहाइड्राइड। पर ये रहा मेरा फर्स्ट बच्चा ऑयल क्लोराइड, ये रहा दूसरा एनहाइड्राइड, ये रहा तीसरा एस्टर, और ये रहा चौथा एमाइड। और ये चारों पता है क्यों बनते हैं? क्योंकि जब आप OH वाला बॉन्ड तोड़ते हो, OH तोड़कर लगा दिया मैंने Cl, OH तोड़कर मैंने लगा दिया एसीटेट, OH तोड़कर मैंने लगा दिया एथॉक्सी, और OH तोड़कर मैंने लगा दिया NH2। तो चार बच्चे हैं एसिड के, ऑयल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, जो OH ग्रुप के हटने से बनते हैं। ठीक है जी। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।